आज हम सभी लोग उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो भारतीय इतिहास को पूरी तरह से कलंकित और ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से मानवीय स्तर का जो सबसे निचला कदम होता है वहाँ तक पहुँचाने की जो घटना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी, उस घटना के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। वो ऐसी घटना थी जिसको इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम सभी जानते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? हम जैसा जानते हैं कि सन 1914 ईस्वी में एक विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और उसमें मित्र राष्ट्र देश की तरफ से इंग्लैंड देश शामिल हुआ। हम लोग उस समय इंग्लैंड देश के उपनिवेश के रूप में काम कर रहे थे। एक उपनिवेश थे हम लोग और सबसे बड़े उपनिवेश थे। ऐसे समय में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी इंग्लैंड के रूल और रेगुलेशंस होंगे वह हम लोगों पर भी उसका असर कहीं ना कहीं पड़ना स्वाभाविक है और पड़ेगा भी। ऐसे समय में सन 1915 ईस्वी में भारतीय रक्षा अधिनियम के नाम से ब्रिटिश सरकार ने एक रूल्स रेगुलेशंस जारी किया और उस रूल और रेगुलेशन के तहत भारत के लिए रक्षा का कार्य करने का वादा किया। भारतीय लोग खुश हुए, उनको अच्छा भी लगा और वो अपने आप को बेहतर भी समझ रहे थे। लेकिन इसलिए भारतीयों ने इसका कोई विरोध नहीं किया। उन्हें पता था कि ये जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों के हित में हैं, लेकिन ऐसा कुछ आंतरिक रूप से था नहीं। गांधी जी का आगमन हो चुका था 1915 में। साबरमती का आश्रम की स्थापना गांधी जी कर ही चुके थे 16 में और 1917 में धीरे धीरे भारतीय लोग ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू किए। रीजनेबल कारण था कि आर्थिक व्यवस्था इंग्लैंड की प्रथम विश्व युद्ध के कारण गिर रही थी और जब वो गिर रही थी अर्थव्यवस्था, तो उन्हें उठाने के लिए सबसे बड़ा जो उनका उपनिवेश था भारत देश, उस उपनिवेश पर उन्होंने किसान पर अन्य करों को उन्होंने बढ़ा दिया। तो स्वाभाविक है कि भारत में उसका विरोध होगा। और अच्छी बात यह थी कि भारतीय रक्षा अधिनियम जो 1915 में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के लिए लॉन्च किया गया था, उसका भी समय समाप्त हो रहा था। जब उसका समय समाप्त हो रहा था तो इंग्लैंड ये सोचने लगे कि अगर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो भारतीय विरोध हमारा शुरू कर देंगे। इसीलिए 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को 1917 10 दिसंबर को अंग्रेजों ने क्या किया? रॉलेट, सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उस समिति के अनुसार ये आदेश दिया गया, बताया कि भारत में कहाँ कहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन इकट्ठा हो रहे हैं, लोग ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे हैं और पत्र पत्रिका समाचार पत्रों के माध्यम से उसका प्रकाशन कैसे करवा रहे हैं, इन सब की जांच के लिए एक रॉलेट समिति की रिपोर्ट बनाएगी, गठित की गई। और उस समिति के द्वारा रॉलेट समिति ने क्या किया? रॉलेट समिति ने 10 अप्रैल 1918 ईस्वी को क्या किया? उसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सौंपा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उसका अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट समिति की रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया और कहा गया कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी से यह भारत देश में लागू हो जाएगा। ऐसे समय में इसका विरोध लागू होने से पहले ही, अर्थात बनने से भी पहले, जब रॉलेट समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, उसी समय इसका विरोध हो चुका था भारत में। और कब? सबसे पहले दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में सबसे पहले रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया।
अभी देखिए तारतम्य कहाँ से बन रहा है। और ऐसे समय में अंग्रेजों को लगा कि मेरा भी भारत में विरोध हो रहा है, तब उन्होंने लागू करने का निश्चय किया। रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत 3 प्रमुख बातें बताई गई। पहली बात जो की गई वो बात थी कि भारत में अगर कहीं पे भी लोग इकट्ठा हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरी बात बताई गई कि उन्हें कठोर कारावास में भेज दिया जाए, 2 वर्ष तक ना छोड़ा जाए। आजीवन कहने के स्थान पर 2 वर्ष उसमें अवधि दी गई। तीसरी बात बताई गई कि वकीलों से, न्यायाधीशों से किसी भी भारतीय को अब मिलने दिया नहीं जाएगा। जब ये बात पूरे भारत में 6 अप्रैल 1919 को फैली तो ऐसे समय में गांधी जी ने सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया। उन्होंने आह्वान किया और बहुत बड़ी भीड़ 7 अप्रैल 1919 को भारत में गांधी जी के नेतृत्व में अलग अलग स्थानों पर उनके आह्वान करने पर इकट्ठा होने लगे। लेकिन गांधी जी के जो विचार थे अहिंसात्मक थे और जुलूस निकालना, पोस्टर से प्रचार करना, इस तरह की हवालियाँ भी बातें करते थे। क्रांतिकारी गतिविधि अगर हो जाती तो अगर आंदोलन चल भी रहा तो वह आंदोलन रोक दिया जाता था। गांधी जी को क्रांतिकारी प्रवृत्तियां पसंद नहीं थी और बार बार वो प्रत्येक आंदोलन में इस बात को कहा भी करते थे। ऐसे समय में रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया और उनके पास उस समय आम जनमानस को इकट्ठा करने के लिए 2 चीजें थीं। एक तो तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग स्थानों पर स्थापित होम रूल आंदोलन, जो होम रूल लीग था, उसके सदस्यों को अपनी तरफ आकर्षित करना, उनके लेकर के चलना आंदोलन में। और दूसरा खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हो चुका था उसे भी लेकर आगे बढ़ना। इन दोनों आंदोलनों का जो नेतृत्व चल रहा था उसको लेकर भारतीयों को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए नेतृत्व गांधी जी ने शुरू कर दिया, जिसे इतिहास में रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये 18 अप्रैल मतलब 6 अप्रैल से शुरू होता है, 6 अप्रैल 1919 से, और 18 अप्रैल 1919 तक ये चलता है। गांधी जी को 9 अप्रैल 1919 को पलवल नामक स्थान पर, जो दिल्ली से हरियाणा जाते समय रास्ते में पड़ता है, पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रोक दिया गया जाने से, गिरफ्तार करके, और वो जा नहीं सके। आंदोलन धीरे धीरे निष्क्रिय हो रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे समय में गांधी जी के आह्वान पर यह आंदोलन लगातार चलता रहा। और 10 अप्रैल को पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें धर्मशाला जेल में भेज दिया गया। पंजाब के 2 बड़े नेता गिरफ्तार हुए, गांधी जी गिरफ्तार हुए। इससे आम जनमानस भारतीय बहुत व्यथित होने लगे और बहुत दुखी होने लगे। तब उन्होंने अलग अलग स्थानों पर दंगा करना शुरू कर दिया और जब उन्होंने ऐसा किया तो अंग्रेजों ने भी उसका बदला लेने का प्रयास किया। 11 अप्रैल की तारीख थी, 1919 की घटना थी और उस दिन पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने जनरल डायर, जो पंजाब क्षेत्र का सेनापति था, उसे पूरे अमृतसर क्षेत्र का प्रशासन सौंप दिया। सौंपने का मतलब सेना को दे दिया कि जो वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, उन दंगों को रोकने का कार्य
तुम्हारा है। और यह भी कहा कि जो लोग भी ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे हैं और जो लोग भी दंगा कर रहे हैं उन्हें तत्काल सेना अपने हिसाब से निपट सकती है। एक मूर्ख व्यक्तित्व का व्यक्ति अपनी बुद्धि से कमजोर व्यक्ति माना जा सकता है, जिस तरह उसने आगे चल के अंजाम दिया। मानवता को शर्मसार करने वाला ब्रिटिश शासन का भारत में जो शासन अभी तक हुआ उसे कलंकित करने वाला व्यक्तित्व को धारण किए हुए 25 बंदूकधारियों को एक तरफ और 25 बंदूकधारियों को एक तरफ लेकर के अमृतसर की तरफ बढ़ता हुआ चल दिया जनरल डायर। वो जनरल डायर ने यह भी नहीं सोचा कि मैं करने क्या जा रहा हूं और उसका परिणाम क्या होगा। जनरल डायर को यह खबर लग गई कि कल रौलट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल जी को छुड़ाने के लिए, गांधी जी को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में लोग मीटिंग करेंगे। लेकिन बात तो यह थी कि जलियांवाला बाग में उस दिन भीड़ इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर बैसाख पूर्णिमा का मेला चल रहा था। क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना सिख गुरु ने किया था। खालसा पंथ की जो स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा, वो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा संघ की जो स्थापना 1699 में की गई, उसी के आधार पर बैसाख पूर्णिमा में मेला लगता था अमृतसर में। और उस बाग में लगता था जिस बाग में 3 तरफ से बड़े बड़े घर बने हुए थे और एक तरफ से 5 फुट की दीवार थी। नाम था जलियांवाला बाग। उस जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा थे मेला देखने। और उसी 12 अप्रैल को एक दिन पूर्व ही हंसराज जी ने ये घोषणा की थी कि कन्हैयालाल जी के नेतृत्व में एक गुप्त मीटिंग भी वहां पर होगी, जिसमें विचार किया जाएगा कि कैसे गांधी जी और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाया जाएगा और कैसे रौलट एक्ट का आगे चलकर विरोध करेंगे। उसी मेले के अंतर्गत इस विचार को रखा गया था कि मेला भी चलेगा और लोग जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि रौलट अधिनियम के नियम रूल्स ऑलरेडी लागू थे कि जहां भी इकट्ठा भारतीयों को देखो राष्ट्रवाद का, हम लोगों का, ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे हैं, उन्हें कैद कर लो, पकड़ के गिरफ्तार कर लो। और यहां तक कि 11 अप्रैल को तो सेना को छूट दे दिया उसने, पूरी खुली छूट जनरल डायर को। किसने दिया? जनरल ओ डायर ने दे दिया। उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर था। सेनापति पंजाब का कौन बन गया था? लेफ्टिनेंट जो बना हुआ था सेनापति कौन था? डायर था, जनरल डायर। चेम्सफोर्ड तो कोई मतलब नहीं था, वो बेचारे दिल्ली में बैठे हुए थे। पंजाब का प्रांत देख रहा था ओ डायर। और इतनी बड़ी घटना घटने का जो इंजाम जनरल डायर को सौंपा उसने, तो जिसका वाकया पूरा हिंदुस्तान आगे चल के पूरा विश्व विरोध भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो लाला हंसराज जी जो थे, लाला हंसराज जी ने कन्हैयालाल का नाम सुझाया कि इनके नाम के बाद अध्यक्षता में ऐसा ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन कन्हैयालाल साहब ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया।
ऐसे समय में भाषण देने का कार्य उस सम्मेलन में जो 13 अप्रैल को एक गुप्त बैठक जलियांवाला बाग में मेले के आड़ में हो रही थी, सोचने वाली बात है। यहाँ पर देखिएगा, हंसराज स्वयं मोटिव कर रहा है, भाषण दे रहा है, और हंसराज ही अंग्रेजों के लिए मुखबिर का कार्य किया। जाकर हंसराज ने ही, जो भारतीय था, हंसराज ने ही ये बता दिया कि अंग्रेजों को कि ये भारतीय लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गुप्त बैठक जलियांवाला बाग में कर रहे हैं। ऐसे नहीं पता चला उतने मेले में भीड़ में 20,000 लोगों की मेला में जो भीड़ लगी हुई थी, कोई भारतीय अंग्रेजों से मिला। नाम क्या था? हंसराज। उस हंसराज जो भाषण भी दिया, उस हंसराज ने जो मुखबिरी भी की। अंततः ये बात जब जनरल डायर को पता चली तो उसने मेले का जोश नहीं देखा। मेले में भारतीयों को जो हंसती खेलती जिंदगी थी, हंस रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, अपने आप को मेले की भावना में मिलन कर रहे थे। ऐसी भीड़ में दाएं साइड मतलब लेफ्ट में अपने 25 बंदूकधारी, राइट में अपने 25 बंदूकधारी को लेकर 303 नंबर की गोली, 1650 गोलियां चली। 1650 गोलियां चली और उन 1650 गोलियों का नंबर जो था वो 303 था, 303। उन सभी गोलियों से 1650 गोलियां, वह गोलियां तब तक दागी गई उस जलियांवाला बाग में जब तक 1650 गोलियां अंग्रेजों के पास समाप्त नहीं हो गई। वहां की भूमि लाल हो गई, खून से सने हुए लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे। लगभग बताया जाता है कि 1200 लोग घायल होकर चिल्ला रहे थे। वहां पे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 379 लोग तत्काल मार दिए गए और यहां तक कि कई हजार तो भागने में सफल हुए, लेकिन आगे चलकर बाग से आगे निकलकर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। 20,000 की भीड़ थी। जनरल डायर 50 सैनिकों के साथ 1650 गोलियों बरसा दी। मार दिए गए भारतीय, ऐसे मारे गए जैसे सब्जी को काट दिया जाता है चाकुओं से। चित्कार चल रही थी, लोग रो रहे थे, उनके अलावा कुछ नहीं था। और जब 5:30 बजे शाम को जलियांवाला बाग छोड़कर जनरल डायर जाने लगा तो ऐसे समय में एक नरक मृत प्राय जलियांवाला बाग दिख रहा था। वही जलियांवाला बाग जो जलियांवाला बाग सुबह से दोपहर तक हंसता खेलता था। जिल्ला नामक व्यक्ति ने उस बाग को बसाया था, इसलिए उसका नाम जलियांवाला बाग पड़ा था। और ऐसे व्यक्ति ने अपने आप को उसे मृत प्राय जलियांवाला बाग के नाम से घोषित करवाने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय तब भी शांत नहीं रहे और ना ही अंग्रेज। घटना को अंजाम तो दे दिया गया, लेकिन भारतीय अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट कर चुके थे और अमृतसर, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में लगातार अंग्रेज और भारतीयों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। ना कोई अब बाहर निकल सकता था, ना कोई अंदर जाने के लिए तैयार था। जो जहां था वहीं रोक दिया गया। मार्शल लॉ लग गए और मार्शल लॉ लगने के बाद भारतीयों की जिंदगी तो और नरक बन गई। उनका सांस लेना भी दूभर हो गया, पानी पीना भी दूभर हो गया।
रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था, गांधी जी अब निराश हो चुके थे और उन्होंने ये कहा कि ये घटनाएं भारतीयों के लिए हितकर अब नहीं हो रही हैं। और ऐसे समय में विरोध लगातार चलना प्रारंभ था। 15 अप्रैल को मार्शल लॉ को पूरे अमृतसर क्षेत्र में लागू किया गया। गांधी जी ने तब जाकर यह निर्णय लिया कि अब सत्याग्रह समाप्त करना पड़ेगा। तब गांधी जी ने, मतलब यहाँ तक लोग बताते हैं कि मार्शल लॉ के समय अगर कोई दिख जाता था तो उसे घुटनों और मुंह के बल से चलाया जाता था, एक दंडनीय कदम। और शेरवुड नामक एक अंग्रेज था जिसके ऊपर भारतीयों ने अटैक किया था, जिस रास्ते पे किया था, अगर कोई उस रास्ते से भारतीय चला जाता था तो समस्या उस भारतीय के लिए तो इतनी हो जाती थी, उसे घुटने, नाक, मुंह के बल से चलना पड़ता था। लोग डर गए थे। ऐसे समय में गांधी जी ने देखा कि ये हमारा राष्ट्रीय जो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन है ये अब हिंसा का रूप ले रहा है। तब उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह को क्या किया, उन्होंने समाप्त करने की घोषणा की। के विरोध में ही गांधी जी ने अपना कैसर हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। घटना इतनी निंदनीय थी कि मोहम्मद अली जिन्ना, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जैसे व्यक्ति, मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्ति भी इस आंदोलन का पूर्णतः विरोध किए। किसी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जिन्ना साहब ने, तो किसी ने कहा कि यह क्रूरतापूर्ण निर्णय है। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो कहा किसी भी सभ्य देश में इस तरह की मानवीय क्रूरता का परिचय कहीं और नहीं दिया गया है। बहुत सा विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध के फल में भारतीयों को कुछ भी नहीं मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने 8 सदस्यीय हंटर कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट ने यह प्रस्तुत किया कि जनरल डायर ने जो भी कुछ किया है वह अपने देश के हित के लिए किया है। मदन मोहन मालवीय जी ने मालवीय समिति बनाई, 9 भारतीयों की सम्मिलित समिति थी। उस समिति ने जनरल डायर की बहुत बड़ी आलोचना की। लाला लाजपत राय ने तो यहां तक कहा कि 1919 के अधिनियम का जो सुधार हुआ अंग्रेजों के द्वारा, वह सुधार जलियांवाला बाग ने समाप्त कर दिया, कोई मतलब नहीं था उसका। ऐसी स्थिति में नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी त्याग दी। शंकर साहब ने वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। सरोजनी नायडू ने, जिन्हें 1908 ईस्वी में हैदराबाद नगर के बाढ़ बचाव के लोगों के कारण, बाढ़ में लोगों को बचाया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी थी, उन्होंने उसे वापस कर दी। उपाधियों का जो ये दौर वापस करने का शुरू हुआ, ये आगे चल करके एक नए आंदोलन को जन्म दिया जो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया। ये थी जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट अधिनियम की बातें। जहाँ ना समझ में आई होगी कमेंट करिएगा। थैंक यू।